केवल रिप्रेजेंटेशन की बात कीजिएगा तो बीजेपी भी आपको दलित नेतृत्व दे देगा, एमएलए एमपी दे देगा, मंत्री दे देगा। डेमोक्रेसी से, वैल्यू से, पावर के डेमोक्रेटाइजेशन से इन मुद्दों को जोड़ा जाना चाहिए। इस बात को कह रहे हैं कि इस देश में आइडेंटिटी का सवाल को हम लोग देख रहे हैं, धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, अन्य नाम पर। प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेसी के साथ वो जुड़ नहीं पाया। कि इस देश में पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पे बात होनी चाहिए। हम रिलीजन के बारे में बात ना करें, क्योंकि रिलीजन जो है वो एक पर्सनल इशू है। रिलीजन स्टेट का मैटर नहीं हो सकता है, वो गवर्नमेंट का मैटर नहीं हो सकता है, वो एक पर्सनल वैकल्पिक सोच है जिसके बारे में हम अपने घर पे, अपने आस पड़ोस, अपने परिवारजनों के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये जो पढ़ाई, कमाई, दवाई है, ये जन सरोकार का मुद्दा है और इसके इश्यूज और इससे इर्द गिर्द जितने रिलेटेड मुद्दे हैं, इसको उठाने का काम युवा हल्ला बोल ने 4 सालों से किया है। और अनुपम जी के नेतृत्व में अभी हाल में जो आपने अग्निपथ स्कीम, जिसके बारे में कई वक्ताओं ने यहाँ पे कहा है, ये अग्निपथ स्कीम जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इससे रिलेटेड, और बिहार में तो पुरजोर तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन इस प्रोटेस्ट को जो है कब कर दिया गया। हमारे 11 साथियों को कनॉट प्लेस में डिटेन करके अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद उनको तिहाड़ भेज दिया गया। तो आप ये समझिए कि आज जो है इस देश में एक जन आंदोलन की जरूरत है और हमें लगता है कि हमारे जैसे संगठन जो है, जो काम कर रहे हैं और युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं, और हमें लगता है कि ये जो जन आंदोलन है आने वाले समय में, जैसे किसान आंदोलन एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल था हमारे सामने कि कैसे वो 13 महीने तक चला और सक्सेसफुल रहा, सरकारों को झुकना पड़ा। तो आने वाले समय में अगर कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा तो वो बेरोजगारी के नाम पे ही होगा, वो बेरोजगारी पे ही होगा और इसे हम सबको साथ में मिलकर लड़ना है। तो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन सबसे आग्रह करता हूँ कि आप, हम सभी लोग जो है सेम पेज पे हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे इस आंदोलन को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा नंबर में जुड़े। हम लोग आगे के भी कार्यक्रम, आगे की भी कार्यशैली को शेयर करेंगे आपसे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, राहत इंदौरी साहब की एक नज्म है कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। धार्मिक एकता जिंदाबाद, देश की विविधता को, एकता को जिंदाबाद के नारे लगाए। पूरे 50 दिन के दौरान एक भी आदमी हमको ऐसा नहीं मिला जिसने उस बात का विरोध किया। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बड़ी बात हमको ये लगी कि मेरा डर कम हुआ और मेरी जो हिम्मत है वो बहुत बढ़ गई। मुझे लगा कि मैं ही पिछले 10 साल से 8 साल से घर में बैठ करके सोशल मीडिया और टीवी देख देख के डर रहा था और घर में ही बैठ करके खुद भी डर रहा था और अपना डर अपने लोगों के साथ बांट रहा था, अपने यानी अपने मतलब अपने जैसे लोगों के साथ। और जब हमने यह यात्रा शुरू की, हमको 5-7 दिन में हमारा खूब हौसला बढ़ गया और 50 दिन पूरा होते होते हमें लगा कि देश के हालात उतने खराब नहीं है जितने मैं सोच रहा था। खराब है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उतने खराब नहीं है जितने मैं सोच रहा था। और मुझे शुरू में लगा कि जब हमारे साथ इस्लाम हुसैन उस यात्रा में थे, सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष हैं, और हम 40 दिन में से लगभग 30 दिन हमने रात्रि प्रवास उत्तराखंड के गाँवों में किया और उनमें से ज़्यादातर प्रवास हमने हिंदुओं के घर में किया क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत मामूली सी है। और उन 40 परिवारों में से भी लगभग 30 परिवार ऊंची जातियों के थे। हमारे साथ शिल्पकार साथी भी थे, यानी कि दलित साथी भी थे सबको। लेकिन हमने शुरू में सबको अपना परिचय बता के कि ये इस्लाम हुसैन है, ये इनकी पत्नी रीता इस्लाम है, मैं भुवन पाठक हूँ, ये गोपाल राम है, ऐसा कह करके हम लोगों के घर में रुके। लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से यात्रा का स्वागत किया। गांव-गांव लोगों ने मीटिंगें की। लगभग 800 लोग थे जो इस पूरी यात्रा के संचालन के हिस्सेदार बने, जिनको हम जानते भी नहीं थे। उनमें से कुछ को हम प्रत्यक्ष तौर से जानते थे, बाकी लोग इस यात्रा में शामिल हो गए। लगभग 800 लोग, मैंने जब वो सूची देखी है तो 800 लोगों ने इस यात्रा के संचालन की जिम्मेदारी उठाई। उनमें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या बीएचपी या एबीवीपी का नहीं था। एक ही शर्त, एक बात थी, उसके अलावा
सभी तरह के राजनीतिक विचारों को, आंदोलनों को, रचनात्मक कामों को, महिला आंदोलनों को, युवा आंदोलनों को मानने वाले लोग उस यात्रा के हिस्से बने। और उस यात्रा के बाद हम लगभग 150 लोग देहरादून में बैठे, 2 दिन बैठे। एक दिन में हमें लगा कि पूरी बात नहीं हो पाएगी, हम लोग 2 दिन बैठे। हमने अगले साल भर के लिए वहाँ साथियों ने, मतलब मैं भी उन कार्यक्रमों का हिस्सा हूँ, साथियों ने साल भर के कार्यक्रम तय किए हैं। साल भर में 4 सम्मेलन होंगे, सद्भावना सम्मेलन उत्तराखंड में होंगे। और उससे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिन हिस्सों में यात्रा नहीं पहुंच पाई, वहां से साथियों ने यात्रा का प्रस्ताव किया कि आप आइए और हमारे इलाके में सद्भावना यात्रा करिए। ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना है और मैं इसकी आपको सबको देना चाहता हूँ। और नहीं है अनुपम जी यहाँ, मैं भी कथावाचन की शैली का आदमी हूँ, अक्सर इस तरह के मंचों में बात करने से घबराता हूँ, लेकिन आप सब नौजवान साथियों को सुनकर के मेरा व्यक्तिगत तौर से हौसला बढ़ा है। मैं आपके काम के साथ अपने आप को संबद्ध करता हूँ। भविष्य में कोई भी मेरे लायक, आप सबको जो मेरे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं, अगर उनको कोई मेरे लायक काम सूझे तो मैं जरूर, और उत्तराखंड में हम सब साथी आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। सबका धन्यवाद। दूसरी बात है कि विद्वत्ता, जो नेता हैं उनमें वैचारिक क्षमता, जो राकेश ने भी कहा। देखिए, जयप्रकाश जी, लोहिया जी, गांधी जी, नेहरू जी जो भी थे, अपने अपने विषय के प्रकांड अध्येता थे और जानकार थे। तो वो अध्ययन हम लोगों का बंद नहीं होना चाहिए। जो भी हैं, जैसे अभी अनुपम हैं या हिमांशु हैं वगैरह वगैरह, और आप लोग भी हैं, तो पढ़ना, कैसे साम्यवाद भी जाने, समाजवाद भी जाने, आज की समाज की जो कम्प्लेक्सिटी है उसका भी अध्ययन करें। इस पर अनेक विद्वानों ने लिखा है। इतिहास के बाद वो फ्रेम है कि हम शांतिमय कार्यक्रमों को करें। अहिंसा की बात जयप्रकाश जी ने नहीं कही, कहा कि मैं गांधी जी इतना महान नहीं हूँ कि अहिंसा की बात करूँ, लेकिन शांतिमयता की बात करूँगा। संघर्ष वाहिनी में तो उन्होंने जोड़ दिया कि शांतिमय और शुद्ध साधन के इस्तेमाल से हमको काम करना है। और दूसरी शर्त थी निर्दलीयता। हमारा आंदोलन निर्दलीय रहे। निर्दलीय से मतलब था उसका कि हम सत्ता के चुनाव जो होता है, चुनाव सत्ता की होड़ में हम नहीं हैं, हम उससे अलग हैं और हम समाज परिवर्तन का काम, संपूर्ण क्रांति का कहिए या जो भी सामाजिक बदलाव का काम कर रहे हैं। जिस दिन हमारे आंदोलन के बारे में लोगों को ये शक हो जाएगा कि ये लोग ये सारा जो कर रहे हैं उसमें इसमें से बहुत सारे लोग चुनाव लड़ेंगे, देखिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी डैमेज हो जाएगी। इसलिए जो हमारा समूह बनेगा उसके बारे में ये जनता के मन में साफ है, ये लोग सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तीसरी बात जो कहीं शिविर आदि में चर्चा करने की ज़रूरत है, मैं ध्यान खींचना चाहूँगा, क्योंकि फिर कब हम लोग बैठेंगे, बहुत सारे युवा नेता भी बैठे हैं, तो वो भी सोचें कि कार्यक्रम के 4 पहलू, और चारों पहलू को हमको सोचना पड़ेगा, उसको जोड़ के चलना पड़ेगा। उसका संघर्षात्मक पहलू के बारे में तो हम लोग सोच रहे हैं कि संघर्ष कैसे करेंगे, लेकिन उसका रचनात्मक पक्ष क्या होगा, प्रचार हम अपनी बात को कैसे करेंगे ये हम सोचते हैं, लेकिन रचनात्मक पक्ष क्या होगा, इसको भी कैसे जोड़ सकते हैं, ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है। कठिन भी है, लेकिन एक हमारे सामने चुनौती है। तो ये भी जयप्रकाश जी ने दिया था कि 4 आयाम हैं कार्यक्रम के, संगठनात्मक, प्रचारात्मक, संघर्षात्मक और रचनात्मक। ये चारों के बारे में सोच के चल रहे हैं। और संगठन के बारे में मेरी एक स्पष्ट राय है कि जो भी संगठन हम बनाएंगे वो पहले के जितने संगठन बने हुए हैं, किसान संगठन हो या मजदूर संगठन हो, वो सब का ढांचा हायरार्कियल है और उसमें बराबरी नहीं है। पूरा जब आप हिसाब बनाते हैं तो बड़ा कम्प्लेक्स, लंबा चौड़ा होता है, लेकिन आंसर आएगा 2 A B, यानी आंसर सिंपल होता है। समस्याएं बड़े कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसका हल नहीं है, हल है यूथ मूवमेंट। चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स आज दिख रहा हो, जितना भी चुनौती है, संकट है, उसका एक सिंपल समाधान है कि युवा आंदोलन खड़ा हो। बस वो आंदोलन ही अपने आप में हल निकालेगा। और नेतृत्व का क्या चरित्र होना चाहिए, वो भी एक बना बनाया खाके में नहीं, आज की नई परिस्थिति में किस प्रकार का चरित्र होगा वो तो वो आंदोलन तय करेगा। लेकिन 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं कि
हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि इस देश में आइडेंटिटी का सवाल को हम लोग देख रहे हैं, धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, अन्य नाम पर हो। प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेसी के साथ वो जुड़ नहीं पाया, पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं कर पाया। पावर मतलब एक संगठन के अंदर भी पावर होता है, अगर वो डिसेंट्रलाइज, इसको हम कहते हैं ना पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टियों का हर जगह जरूरत है उसकी, वो क्या है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है। तो अक्सर क्या है कि आइडेंटिटी के सवाल को हम उठाते जरूर हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन तक छोड़ देते हैं। अभी बहस हम लोग कर रहे थे, आप केवल रिप्रेजेंटेशन की बात कीजिएगा तो बीजेपी भी आपको दलित नेतृत्व दे देगा, एमएलए एमपी दे देगा, मंत्री दे देगा। डेमोक्रेसी से, वैल्यू से, पावर के डेमोक्रेटाइजेशन से इन मुद्दों को जोड़ा जाना चाहिए। अगर नहीं जोड़ा जाएगा तो आपको मालूम है बिहार में सबसे ज्यादा ज्ञानवापी पर बोलने वाले जनक राम हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि सवाल इतना सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस पर हमको विचार करना चाहिए। दूसरा सवाल जो मेरे मन में है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है अकेले अकेले कि वो बीजेपी को हरा पाए। हमको ज़रूरत है उनकी। आज बिना संसदीय राजनीति में अगर हम विश्वास करते हैं तो संसदीय राजनीति में एक मजबूत विपक्ष बने, एक मजबूत विपक्ष आज चुनौती दे सके और बीजेपी को हरा सके, ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरी ज़रूरत है, ये डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है। वो आज जो मौजूदा विपक्ष है वो मेरा मानना है कि इलेक्टोरल अलायंस से आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं क्योंकि वो बहुत तात्कालिक होता है। हम समझते हैं कि ज्वाइंट स्ट्रगल 2 साल तक उनको भी करना चाहिए पार्लियामेंट्री फोरम पर। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन हैं, हम नहीं जाएंगे, आप जानते हैं पार्लियामेंट्री जितनी भी पार्टियां उसके बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन हैं, लेकिन उस कॉन्ट्राडिक्शन से सब लोगों का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। हर पार्टियों का ग्राफ देख लीजिए, जो पार्टियां आपको रीजनल लेवल पर मजबूत दिख रही हैं उनका भी ग्राफ बहुत नीचे गया हुआ है। तो हमारा कहना है कि हम लोगों का जो काम है यूथ मूवमेंट का वो ये भी है कि डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस हैं वो पीपुल के एजेंडे पर ज्वाइंट स्ट्रगल में जाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी लड़ाई अंततः तो स्टेट में जाकर के वही कंक्लूड होगी ना। कोई भी आंदोलन होगा इस देश में उसकी एक निष्पत्ति पॉलिटिकल होती है और वो ऐसी होती है जो डोमिनेट करती है सोसाइटी पर। उसके बाद आप कैसे कहते हैं, लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग 74 आंदोलन से क्या हुआ, यही लालू यही नीतीश, तो हम कहते हैं कि नालायक संतान है वो। 74 आंदोलन के नालायक संतान भी हुए हैं और हमारे आपके जैसे लोग यहाँ बैठे हुए भी हैं, ये भी बात सही है। लेकिन कह रहे हैं कि ये स्थिति है तो हम लोगों को आगे विचार करना है आज नई परिस्थिति में। इन्हीं शब्दों के साथ हम आनंद जी को आमंत्रित करते हैं कि सुनते सुनते लगा कि अगर ये जो मुझे मंच मिला अगर मैं यहाँ पे नहीं बोली तो मुझे हमेशा अफसोस रहेगा, इसीलिए सोचा कि भाई मौका मिला है तो ज़रूर बोले। और ख़ासतौर से जब मैंने मणिमाला मैम का जब उनकी बात सुनी, इससे पहले भी जितने भी महिला जो यहाँ पे जो भी एक दो जो भी आई हैं उन्होंने जो बोला, तो उसके बाद मुझे लग रहा है नहीं बोलने से अच्छा है कि कुछ तो बोला जाए। चुप रहना भी एक तरह से अपना कहते हैं, चुप रहने से भी बहुत चीज़ें सपोर्टिव नहीं होती है, पता ही नहीं लगता कि हम सपोर्ट में बोल रहे हैं या हम नेगेटिव है। तो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए और जो चीज़ें मैं अभी सुन रही थी काफ़ी कुछ समझने का मौका मिला। और ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ यहाँ पे जो हमारे युवा है क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो 74 से आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो लोग हैं। उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन शायद जितने युवा हमारे यहाँ पर आज मौजूद है, अगर हम इसको नेगेटिव नहीं देखें तो मैं बैठी बैठी सोची थी कि हमारे लिए शायद बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि हम उस समय अपना कोई योगदान नहीं दे पाए, चाहे वो
1947 हो या 74 हो, लेकिन आज हमारे पास मौका है कि फिर से, बेशक आज गांधी जी नहीं है, आज और जेपी नहीं रहे, लेकिन उनके जैसे लोग आज यहाँ पर हैं, यहाँ मौजूद हैं। तो हम लोगों को बस, लोगों के चेहरे और नाम बदल गए हैं। मौका आज हमारे पास है कि जो लड़ाई इन लोगों ने लड़ी, आज उसकी कमान हम लोग संभालें और हम युवाओं को आगे आना चाहिए। हमारे साथ इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, बस हमें हिम्मत दिखाना है, हमें आगे आना है। और इनका अगर इसी तरह मार्गदर्शन मिलता रहेगा हमें, तो फिर से सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हमारे पहले भी देश सोने की चिड़िया कहलाती थी, फिर से कहलाएगा। और अच्छे बुरे दौर तो आते जाते रहते हैं। तो मैं भैया को भी बोलती हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है और अभी भी बहुत कुछ है जिसको बचाया जा सकता है। जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचना है। हम युवा कितने तैयार हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उस संकल्प के लिए तैयार हैं, हम उस बलिदान के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज़ादी बिना बलिदान दिए नहीं मिलती है। आज़ादी हमेशा, जैसे आज बकरीद है तो बिना कुर्बानी के कुछ नहीं मिलता, तो कुर्बानी देने के लिए कितने युवा तैयार हैं। युवा अगर कुर्बानी के लिए तैयार है तो फिर आज़ादी हमारी है भाई, उसको कोई नहीं ले सकता। ये देश हमारा है, आज़ादी हमारी है और हमें उसको लेना हमारा पहला अधिकार है। तो बस हम लोग तैयार हैं तो फिर कहीं नहीं जाएगी हमारी आज़ादी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट